अब इसी में एक स्टेप और हम चलते हैं जिसको हम मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं। अब इस बात को समझिए सर, दूसरा केस है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। अब इस मोशन अंडर ग्रेविटी का क्या मतलब है सर? व्हाट इज मोशन अंडर ग्रेविटी, हाउ द बॉडी विल मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि मोशन अंडर ग्रेविटी कहने का मतलब, भाई आप कौन है 1x1DRAJG J8 करके जिनका नाम है, वो आपका नाम बता सकते हैं? पहली बात। यस सर, सर मेरा नाम तूबा है। अच्छा, तो बेटे आपके साइड पे कुछ ये वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। दूसरी बात ये कि बेटे आप अपना नाम चेंज कर सकते हो, यहाँ पर तूबा लिख सकते हो। आता है आपको नाम चेंज करना? फिर से गायब हो गई। हाँ तूबा, आप किस एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रही हैं? तूबा, आप किस एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रही हैं? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। मैं समझ गया तूबा, आप नेट के लिए तैयारी कर रही हैं और बेसिकली आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो हो गया तो इसलिए आपकी आवाज नहीं आई। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, म्यूट। आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए आप। ठीक है, मेरी बात सुनिए। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी में बेसिक मतलब क्या है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी फेंक दें एंड इट्स मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो दैट केस विल बी कंसीडर्ड एज मोशन अंडर ग्रेविटी। फिर से मेरी बात सुनो। आपने सर किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंक दिया, या आपने किसी बॉडी को ऊपर से नीचे फेंक दिया अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अनीश सुन रहे हो? आपने किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंक दिया या ऊपर से नीचे फेंक दिया, तो इस पे एक ही एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा। और वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? वेदर यू थ्रो द ऑब्जेक्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो दिस विल बी इन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली। इस पे जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा दैट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर भी स्मॉल जी एक्ट कर रहा है, यहाँ पर भी स्मॉल जी, because in both the cases earth is trying to attract the object towards its surface। दोनों केस में अर्थ क्या कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रहा है या अपनी तरफ खींचना चाहता है। और अपनी तरफ खींचने के लिए अर्थ विल ऑलवेज एक्सर्ट अ फोर्स दैट इज इक्वल टू mg। और अगर फोर्स mg है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? g। देखो फोर्स क्या लग रहा होगा बॉडी पर इस केस में? mg। हम आपको इतना तो याद ही होगा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय m। तो इन दिस केस एक्सेलरेशन वुड बी इक्वल टू g। तो बॉडी को अगर आपने ग्रेविटी के इफेक्ट में फेंका है एंड बॉडी मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करे, ठीक है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो दैट विल बी कॉल्ड एज मोशन अंडर ग्रेविटी, राइट। अब इसमें एक दो बातें याद रखनी है सर कि जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी होगा तो एक्सेलरेशन तो हमेशा यही होगा हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट विल बी जी, स्मॉल जी। दूसरा पॉइंट, अब इसमें साइन कन्वेंशन समझिए। जी हमेशा आपने निगेटिव लेना है। इफ यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन तो जी की वैल्यू हमेशा आपने कैसी लेना है? निगेटिव। अब देखो कुछ किताबों में आपको रटवाया गया होगा क्लास 11th में कि अगर आपने बॉडी को फेंका, बॉडी अगर ऊपर जा रही है तो जी को निगेटिव लेंगे, और बॉडी अगर नीचे जाए तो जी को पॉजिटिव लेंगे। वो अपना लॉजिक यस देते सर। हैं कि बॉडी, है ना, ऐसा आपने पढ़ा होगा, वो अपना लॉजिक देते हैं कि बॉडी को ऊपर आपने फेंका तो जी नीचे लग रहा है और बॉडी ऊपर जा रही है, इसलिए जी को नेगेटिव लेंगे।
और बॉडी नीचे आ रही है तो जी जिधर लग रहा है उधर ही बॉडी चल रही है तो जी को पॉजिटिव लेंगे। ये इलॉजिकल पॉइंट है यहाँ पर। इलॉजिकल पॉइंट क्यों है सर? देखो, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब अल्टीमेटली इट इज एन एक्सेलरेशन। और आपने इतना क्लास 11th में पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अ वेक्टर विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन इट्स डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो उसके डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा सर। ये बात उसके डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये है कि देखो, चाहे आप बॉडी को नीचे से ऊपर फेंको या ऊपर से नीचे फेंको, जी हमेशा डाउनवर्ड लग रहा है। जी हमेशा डाउनवर्ड लग रहा है। जी इज ऑलवेज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। चाहे आप बॉडी को नीचे से ऊपर फेंक दो या ऊपर से नीचे फेंक दो, जी हमेशा इट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम इस डायरेक्शन को, डाउनवर्ड वाले डायरेक्शन को, अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं। इसीलिए जी विल बी थ्रू आउट नेगेटिव। जी हमेशा नेगेटिव होगा, इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि आगे ग्राफ की बात आएगी तो ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो जी का हमेशा नेगेटिव है, तो इसलिए इसका जो ग्राफ आएगा जी का विथ टाइम, तो दैट विल बी कांस्टेंट एंड इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। अगर आधे पाथ में जी नेगेटिव होता और आधे रास्ते में जी पॉजिटिव होता तो ग्राफ ऐसे आता ना, कोई आधे पार्ट के लिए नेगेटिव होता और आधे पार्ट के लिए पॉजिटिव, बट दिस इज द रॉन्ग ग्राफ। ठीक है, ये वाला राइट ग्राफ है एंड इट शोइंग दैट कि आपका टोटल पाथ के लिए जो जी है वो हमेशा क्या है? नेगेटिव है। तो जी विल ऑलवेज बी टेकन टू बी नेगेटिव, राइट? अरे हाँ ना बोले एक बार। यस सर। दूसरी बात सर, एक बात और समझ लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन। अच्छा सर, आंसर क्यों आ जाता है जब हम, आप तो ऐसे बता रहे हो, बट जब हमने बुक पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि ऊपर में जी निगेटिव, नीचे वाले में जी पॉजिटिव, और हमने इस मेथड से सॉल्व भी किया था तो आंसर भी आ गया था सर। तो फिर इतना अभी आप बता रहे हो, फिर कैसे आंसर मैच होगा? रीजन ये है कि जब आप जी को बुक्स के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन अज्यूम करते हो तो उस केस में याद रखिएगा कि सिर्फ जी का डायरेक्शन लिया जाता है, मतलब जी के साथ साइन लेते हैं, उसमें वेलोसिटी का साइन कंसीडर नहीं करते, डिस्प्लेसमेंट का साइन कंसीडर नहीं करते। बट अभी आपको याद रखना है कि जो हम लोग कर रहे हैं उसमें जी के साथ साथ वेलोसिटी के भी साइन कंसीडर करना है आपको, और साथ साथ डिस्प्लेसमेंट का भी साइन कंसीडर करना है। तो सर जब आसानी से जी बुक के अकॉर्डिंग आसानी से एक ही का साइन कंसीडर करके सॉल्व हो रहा था तो फिर आप इतना क्यों कर रहे हो? इसलिए क्योंकि वी आर स्टडिंग रियल फिजिक्स, और एक्चुअल फिजिक्स ये कहती है कि जी विल ऑलवेज बी नेगेटिव, और इसी एक्चुअल फिजिक्स पे इसका ग्राफ भी बेस्ड है। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल फिजिक्स, दैट इज व्हाई वी विल बी यूजिंग जी, द साइन कन्वेंशन फॉर जी टू बी नेगेटिव ऑलवेज। जी का साइन कन्वेंशन हमेशा कैसा मानेंगे? हम नेगेटिव मानेंगे ऑलवेज। हो गई बात। तब देखो, अगर वेलोसिटी अपवर्ड है इस वाले केस में तो दिस वेलोसिटी विल बी रिटन एज पॉजिटिव, और अगर वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो वेलोसिटी विल बी नेगेटिव, राइट? अब सर वेलोसिटी के साथ ऐसा क्यों? क्योंकि वेलोसिटी या तो अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, बट जी हमेशा डाउनवर्ड है तो जी हमेशा नेगेटिव होगा, बिकॉज जी इज ऑलवेज डाउनवर्ड। वेलोसिटी कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो सर मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूं, इफ वी कंसीडर दिस एज ओरिजिन, अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं तो इस केस में एक बात याद रखिएगा, इफ वी कंसीडर दिस एज ओरिजिन और पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो इस वाले केस में मैं ये कह सकता हूं कि पार्टिकल विल गो टू सम हाइट, ये पार्टिकल कुछ हाइट पे पहुंचेगा। ठीक है, तो दिस हाइट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एंड इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ओरिजिन में ऊपर मान लूं, ऊपर, और पार्टिकल नीचे जा रहा है तो अगेन पार्टिकल विल कवर सम हाइट बट दिस हाइट विल बी टेकन एज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्सिस पे है तो डिस्प्लेसमेंट को आप पॉजिटिव लेंगे, अगर वो नेगेटिव एक्सिस पे है तो डिस्प्लेसमेंट को आप नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ योर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्सिस पे आ रहा है या बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्सिस पे आ रहा है। तो आपको क्या साइन कन्वेंशन याद रखना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यू विल हैव टू रिमेंबर दिस साइन कन्वेंशन कि स्मॉल जी हमेशा आपने नेगेटिव लेना है।
ठीक है, आपका जो हाइट है वो पॉजिटिव या नेगेटिव ले सकते हैं आप, डिपेंडिंग ऑन whether the body is moving on the positive axis or negative axis। मतलब जहां पर आपने ओरिजिन माना है उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बॉडी पॉजिटिव एक्सिस पे चल रही है या नेगेटिव एक्सिस पे चल रही है, उसके अकॉर्डिंग यू कैन टेक द नेम ऑफ या यू कैन पुट द साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी का भी साइन आप कंसीडर करेंगे। अगर वेलोसिटी अपवर्ड है तो वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे आप, और अगर यही वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो यही वेलोसिटी को आप नेगेटिव लेंगे। आई होप मेरा पॉइंट सबको क्लियर हो गया। तो अब मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताता हूँ। अभी जो मैं डिस्कशन करूंगा पहले, इसमें वी विल नॉट बी कंसिडरिंग एनी एयर रेजिस्टेंस। हम एयर का रेजिस्टेंस फोर्स कंसीडर नहीं करेंगे सर। फिर से मेरी बात सुनिए, वी विल नॉट कंसीडर एयर रेजिस्टेंस इन दिस केस एंड वी विल डिस्कस एवरीथिंग बाय कंसीडरिंग नो एयर रेजिस्टेंस। क्या मतलब है सर? कि पहला केस जो हम बात कर रहे हैं उसमें हम बात कर रहे हैं कि कोई एयर का रेजिस्टेंस नहीं है। देखो एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में हमें मालूम है कि जब हम बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तब भी एयर अपोज करेगा उसके मोशन को, और किसी बॉडी को अगर हम ऊपर से नीचे फेंकेंगे तब भी एयर बॉडी के मोशन को अपोज करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हमने बेटे बॉडी को ऊपर फेंका ऊपर, तो इस पे एयर का जो रेजिस्टेंस लगेगा वो नीचे लगेगा, और अगर यही बॉडी नीचे आने लगे, ठीक है, तो इस पे जो एयर का रेजिस्टेंस लगेगा वो ऊपर लगेगा। समझ में आ रही बात? Yes, sir. अगर ठीक है, यही बॉडी बेटे अगर ये नीचे आने लगे तो एयर का जो रेजिस्टेंस लगता है वो ऊपर लगता है। तो ये केस हम थोड़ी देर बाद में कंसीडर करके आपको सिखाएंगे। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन सिर्फ जी नहीं होगा, बिकॉज एक और फोर्स आ गया ना पिक्चर में। देखो एक और फोर्स आ गया, आपको मालूम है बेटे, आपको ये इतना तो याद होगा कि अगर किसी बॉडी, मान लो ये 2 किलो का बॉडी है और इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो एक्सेलरेशन वुड बी सिंपली 10/2 फोर्स बाई मास। बट इफ वी हैव मोर देन वन एक्सेलरेशन, मान लो कि आपने बोला कि सर एक फोर्स यहाँ लग रहा है 10 न्यूटन का, एक फोर्स और लग रहा है 6 न्यूटन का, एंड द मास ऑफ द बॉडी इज 2 किलोग्राम। तो इस केस में जब आप एक्सेलरेशन लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो एक्सेलरेशन चेंज हो गया। इसका मतलब है कि आपका एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन नेट फोर्स। तो अब अगर मैं इस केस में बात करूं ना, ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मैं एयर का रेजिस्टेंस कंसीडर कर लूं, अभी हम आगे कंसीडर करेंगे बट अभी सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि अगर मैं ये केस कंसीडर करूं तो आप एक बात कह सकते हो कि ये वाला जो फोर्स है एयर रेजिस्टेंस का वो नीचे लग रहा है और mg नीचे लग रहा है। तो इसमें एक्सेलरेशन अगर मुझे लिखना हो तो एफ आर, दैट इज द एयर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय mg डिवाइडेड बाय मास, ये होगा एक्सेलरेशन इस केस में। ठीक है, लेकिन अगर इस केस में हम बात करें, एफ आर ऊपर है बट mg स्टिल एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और बॉडी नीचे जा रही है, तो इसका मतलब है कि mg माइनस ऑफ एफ आर डिवाइडेड बाय m, दिस विल बी द एक्सेलरेशन। मतलब इन दोनों केसेस में एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्लियर है? अभी हम एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बट एक बात याद रखिए कि इफ वी विल कंसीडर द एयर रेजिस्टेंस, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल नॉट बी स्मॉल जी। उस केस में एक्सेलरेशन स्मॉल जी नहीं होगा, एक्सेलरेशन स्मॉल जी के से चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए अभी फिलहाल मैंने एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करना है। विदाउट कंसीडरिंग एयर रेजिस्टेंस हमें चीजें समझनी है। ठीक है, तो अगर एयर रेजिस्टेंस हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इन एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, in absence of air resistance या resistance force due to air, अगर हम एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करें, इन एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, तो इसमें मेरी बातें याद रखिएगा। आपने यहां से बॉडी को ऊपर फेंका, लेट अस थ्रो द बॉडी अपवर्ड विद सम वेलोसिटी। अगर हमने एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं किया तो बॉडी, आपको मालूम है कि बॉडी पहले कहां जाएगी? ऊपर। जब बॉडी ऊपर जा रही होगी तो इस पे नीचे एक फोर्स लग रहा होगा विच इज ग्रेविटी। तो बॉडी ऊपर जाएगी तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होते 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 एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। क्या मेरी बात हजम हुई है? फिर से मेरी बात सुनिए कि बॉडी पहले किधर जा रही है? तो बॉडी ऊपर जा रही है क्योंकि आपने फेंका ही ऊपर है, बट mg किधर लग रहा है? तो mg नीचे लग रहा है। तो बॉडी जा रही है ऊपर और mg लग रहा है नीचे, तो ये mg कंटिन्यूअसली क्या करेगा? बॉडी की वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा। तो फाइनली एक पॉइंट पे या एक हाइट पे बॉडी की फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0। बॉडी की फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0 एंड देन व्हाट विल हैपन, आप सबको मालूम है कि आफ्टर दिस द बॉडी विल रिटर्न, द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ mg।
भाई mg एक बार वेलोसिटी 0 हो जाए ना, तो उसके बाद बॉडी उसी डायरेक्शन में चलने लगती है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। पहले अगर मान लो कि ये बॉडी ऐसे जा रही है और फोर्स इधर लग रहा है, तो ये वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, एक टाइम आएगा जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वेलोसिटी के 0 होने के बाद अगर स्टिल इफ द फोर्स इज एक्टिंग, यहां पर मान लो कि वेलोसिटी घटते घटते 0 हो गई, if still the force is acting, so now what will happen, this body will start moving in the direction of external force। ठीक है, तो यही यहां पर भी होता है। एक मतलब इसका मतलब है कि एक मैक्सिमम हाइट है जहां पर वेलोसिटी 0 हो जाती है और फिर उसके बाद बॉडी मूव करने लगता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी और फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगती है। तो एक बात याद रखिएगा कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करें, तो जितनी वेलोसिटी से आपने बॉडी को फेंका इन द अपवर्ड डायरेक्शन, with the same velocity body will hit the ground back with the same velocity। समझ में आई बात? जितनी वेलोसिटी से आपने बॉडी को फेंका है उतनी वेलोसिटी से बॉडी वापस ग्राउंड को हिट करेगी। कब? इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। क्लियर हो गई बात? अरे हाँ ना बोल दो एक बार। Yes, sir. Let's say this is the height to which the body reaches and then it comes back। तो अब मैं कुछ चीजें पता कर रहा हूँ, कुछ चीजों की बात कर रहा हूँ। देखो, मैं कुछ फॉर्मूला बना रहा हूं, बट आप फॉर्मूला याद रखें तो रखें, नहीं याद रखें तो मेथड तो याद रखें। आप देखिए, अगर ये कुछ हाइट पे पहुंचा है ना, जिसको हम मैक्सिमम हाइट भी कह सकते हैं, तो बेटे इसको इस हाइट पे पहुंचने में कुछ टाइम लगा होगा। तो अगर हमसे कोई पूछ ले कि व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय दिस बॉडी टू रीच दिस हाइट, तो मैं ये कह सकता हूं कि इन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, मान लो ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन या अपवर्ड जर्नी, मैं ये कह सकता हूं बच्चा कि फाइनल वेलोसिटी 0, आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इज इक्वल टू यू है। आपकी इनिशियल वेलोसिटी इज यू, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन मैंने आपसे बोला हमेशा माइनस जी लेना है, और यहाँ पर आप ओरिजिन मान लें तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू एच, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एच, और मोशन कैसा है आपका? एक्सेलरेटेड है। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? सोचो तो एच इज इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। तो एच विल बी इक्वल टू यू, यू की वैल्यू 0 है, इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी, we are supposed to find the time, sorry, 1 minute please, we are supposed to find the time, right? So v can be written as equal to u plus at, ये ज्यादा सही है। भाई फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ u इज इक्वल टू at। वैल्यूज पुट कर दो अगर, तो आप ये कह सकते हो माइनस ऑफ u और a की वैल्यू माइनस ऑफ g मल्टीप्लाइड बाई t, माइनस ने माइनस को कैंसिल कर दिया, तो t इज इक्वल टू u बाई g, मतलब ऊपर जाने का समय u बाई g। आप मुझे बता सकते हो कि ऊपर से नीचे आने का टाइम कितना होगा? ऊपर जाने का टाइम u बाई जी, तो ऊपर से नीचे आने का टाइम बता सकते हो कितना होगा? मेरी आवाज जा रही हो तो प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। आप लोगों में से कोई भी रिस्पॉन्ड कर सकता है। मेरी आवाज जा रही है? सर काइंडली रिस्पॉन्ड। सर एक बार इसका जवाब दीजिए। मैंने आपसे बोला कि बॉडी को हमने ऊपर फेंका, तो ऊपर पहुंचने में, एट हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने में इसको जो टाइम लगा है दैट इज यू बाई जी। तो अब इस हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आने में बॉडी को कितना टाइम लगेगा? सर मेरी आवाज जा रही हो तो मुझे बताइए प्लीज। सर माइनस यू बाई जी होगा। टाइम कभी निगेटिव नहीं होता बालक, टाइम कभी भी निगेटिव नहीं होता। इतना ही टाइम लगेगा, ओ यू बाई जी ही लगेगा। ठीक है, टाइम विल बी सेम एंड टाइम विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, रिमेंबर दैट। देखो कैसे सर? तो देखो, अगर मैं इसी में फॉर डाउनवर्ड मोशन लिखता, इफ आई वुड हैव रिटन दिस फॉर डाउनवर्ड मोशन,
तो अगर मैं डाउनवर्ड मोशन के लिए लिख रहा हूं तो ध्यान से मेरी बात सुनो कि जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है ना, सिर्फ ऊपर से नीचे, तो यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 0 है। ठीक है, यहाँ पर जब बॉडी हिट करेगी तो मैंने आपसे बोला कि इट हिट्स विद द सेम वेलोसिटी। ये भी हम लोग प्रूफ करेंगे कि इट विल हिट विद द सेम वेलोसिटी, राइट? ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। तो एक बात देखो, ये हाइट तो एच ही रहा है ना। तो अब अगर मैं इस केस में बात करूं सिर्फ डाउनवर्ड मोशन में, कंसिडरिंग दिस हैज टू बी द ओरिजिन, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई इनिशियल वेलोसिटी जो है ना, जहां से मोशन स्टार्ट हुआ है वहां पर वेलोसिटी 0 है। फाइनल वेलोसिटी हैज बिकम u, ऑब्वियसली इट इज नेगेटिव ऑफ u। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, बिकॉज इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव ऑफ h, तो ये माइनस ऑफ h। ठीक है, अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम अगर निकालना है, आप ओरिजिन चाहो नीचे मान लो ऊपर मान लो, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, जहां पे आपको मर्जी, जहां सुटेबल लगे आप मान सकते हो। ठीक है, अरे हाँ ना बोलो सर। अगर अपवर्ड मोशन के लिए ओरिजिन आपने नीचे माना था तो मान लो नीचे ही मान लो। ठीक है, तो उस केस में h को पॉजिटिव कर लीजिएगा। अब देखिए बेटे, अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन फिर से लगाऊं कि फाइनल वेलोसिटी विल बिकम u, ऑब्वियसली विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 है ना, बिकॉज यहाँ पर वेलोसिटी 0 माइनस ऑफ g मल्टीप्लाइड बाई t। इसका मतलब t की वैल्यू फिर से कितनी आई? u बाई जी। t की वैल्यू फिर से कितनी आई? u बाई जी। इसका मतलब जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है सर, उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। और दोनों टाइम की वैल्यू कितनी होती है? तो दोनों टाइम की वैल्यू u बाई जी होती है। टाइम इज इक्वल टू u बाई जी, एंड यहाँ पर भी टाइम इज इक्वल टू बेटे u बाई जी। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। तूबा, कुछ हजम हुआ? तूबा खान, कुछ बात समझ आ रही है? कोई कष्ट है आपको? कोई यस तकलीफ? सर। कोई तकलीफ? ये पॉइंट क्लियर है आपको कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा द सेम टाइम विल बॉडी विल टेक टू कम नहीं डाउनवर्ड। अच्छा, ये ओके सर, क्लियर है। 2000, ठीक है। अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा ताकि मैं आगे बात कर सकूं। 2018, आपका क्या नाम है? 2018 सर, 2018 आपका नाम क्या है सर? टू 2018, अगर आपको मेरी आवाज जाए तो आप अपना नाम बता दीजिएगा प्लीज। एनीवेज, तो ये जो मैं आपसे बात कर रहा था, इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, इसमें मैंने आपको टाइम बता दिया। अब एक एक दो बातें और कर लेते हैं सर। अगर हमसे कोई पूछ ले कि भाई मैक्सिमम कितना हाइट तक पहुंचेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए अगेन वी कैन यूज द इक्वेशन। ठीक है, कि कितने हाइट तक गया। ठीक है, तो कितने हाइट तक गया इसको निकालने के लिए फिर से हम अपवर्ड मोशन अगर कंसीडर कर लें, तो इस केस में हमें हाइट की वैल्यू निकालना है। मुझे क्या निकालना है? हाइट की वैल्यू। तो अगर मैं सिर्फ क्योंकि जितने हाइट तक गया उतना ही हाइट से फिर ऊपर से नीचे भी आएगा। तो आप किसी भी एक मोशन को कंसीडर करके, मतलब या तो सिर्फ अपवर्ड या सिर्फ डाउनवर्ड मोशन कंसीडर करके, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट। तो हाइट निकालने के लिए द इक्वेशन दैट आई विल बी यूजिंग इज ut प्लस ऑफ हाफ at स्क्वायर। नाउ तो अगर, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मतलब मान लो अगर मैं ये इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2as, एंड आई वांट टू मेजर द वैल्यू ऑफ हाइट। तो हमें मालूम है कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जानी है? 0। भाई यहाँ पर आके फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अपवर्ड मोशन में, अपवर्ड मोशन में फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी ना। तो अपवर्ड मोशन में फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0। दिस इज यू स्क्वायर, ठीक है, with a negative sign is equal to minus of 2 multiplied by g multiplied by h। माइनस से माइनस कट गया तो h की वैल्यू कितनी हुई? u स्क्वायर बाई 2g। दिस इज द हाइट टू विच द बॉडी विल राइज। ठीक है, इसमें एक तो चीज हमने निकाला टाइम। टाइम कितना आया था? सिर्फ अपवर्ड मोशन में u बाई जी, फिर डाउनवर्ड मोशन में u बाई जी, तो देयर वर 2u बाई जी, है ना। टोटल टाइम आ जाएगा 2u बाई जी। हाइट कितना आएगा? u स्क्वायर बाई 2g। आई होप सबको क्लियर है। ठीक है, टाइम कितना आएगा? u स्क्वायर बाई 2g। इज इट करेक्ट?
सर। अब दूसरी बात, एक और बात और आपको समझाता हूं मैं सर। इसमें एक बात और याद रखिएगा कि जब बॉडी ऊपर जा रही है तो द पॉइंट्स दैट द बॉडी विल क्रॉस इन गोइंग अपवर्ड, द सेम पॉइंट्स इट विल क्रॉस इन कमिंग डाउनवर्ड। भाई जैसे अपवर्ड जाने में जो जो पॉइंट क्रॉस करके बॉडी ऊपर पहुंचेगी, उसी तरह से डाउनवर्ड आने में, नीचे आने में बॉडी उसी उसी पॉइंट्स को क्रॉस करके बॉडी विल रीच डाउनवर्ड। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका जो बॉडी का मोशन है वो रिपीट करता है अपने आप को, और जैसे ऊपर जाने में वैसे ही नीचे आने में। इसका मतलब एक ही हाइट बॉडी दो बार पहुंचेगी एक ही हाइट पे, एक जाते हुए में और एक आते हुए में। तो मैं नहीं आया, बॉडी एक ही हाइट पे दो बार पहुंचेगी, एक बार जाते हुए में और एक बार आते हुए में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बिकॉज अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन आर आइडेंटिकल। एक बात याद रख सकते हो आप कि अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर इसकी वेलोसिटी कुछ है यू डैश, तो आते हुए में इसी पॉइंट पे फिर से उसकी वेलोसिटी होगी यू डैश। अगर मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पर इसकी वेलोसिटी यू डबल डैश है, मान लो, तो आते हुए में भी यहां पर ही इसकी वेलोसिटी यू डबल डैश होगी। इसका मतलब है कि इन दिस केस बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन, द मोशन और द मोशन इट हैड in the upward case, the same motion it will have in the downward journey, right? जैसे ऊपर जाने में इसका मोशन था वैसे ही नीचे आने में इसका मोशन आएगा। बस फर्क इतना होगा कि ऊपर जाने में इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, नीचे आने में वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हो रही है, बट द मोशन विल बी आइडेंटिकल। आई होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि भाई जितनी वेलोसिटी से बॉडी ऊपर फेंकते हो उतनी वेलोसिटी से वापस बॉडी ग्राउंड को हिट करेगा, प्रोवाइडेड कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर ना करें। दूसरी बात, ऊपर जाने वाला पार्ट और नीचे आने वाला पार्ट आइडेंटिकल होगा हमेशा, तो वो टाइम जो बॉडी को चाहिए टू रीच टू अ मैक्सिमम हाइट विल बी यू बाई जी। तो बॉडी को नीचे आने का भी टाइम यू बाई जी ही लगेगा, टाइम टू गो टू मैक्सिमम हाइट एंड टाइम टू कम टू द ग्राउंड फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट विल बी सेम। ठीक है, हाइट कितनी होगी, तो हाइट विल ऑलवेज बी इक्वल टू यू स्क्वायर बाई टू जी। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई है। तो नाउ आई मूव टू द क्वेश्चन पार्ट। ठीक है, इसमें और कुछ रटने की आपको जरूरत नहीं है, आपको सिंपली इक्वेशंस या मोशन लगाना है। दूसरी बात, बस एक बात याद रखना है कि यू हैव टू टेक द साइन कन्वेंशन। ठीक है, कि जी का साइन कन्वेंशन हमेशा निगेटिव, यू कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव डिपेंडिंग ऑन इट्स डायरेक्शन, एंड सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव based on the choice of reference line या based on the choice of origin। ठीक है, अब बात समझिएगा सर। अब मैं आपको एक सीधा सा सवाल देता हूं, आप लोग कोशिश करेंगे, मुझे बताएंगे। यू डोंट हैव टू मेमोराइज एनी ऑफ द फॉर्मूला, बस आपको सिंपली कॉन्सेप्ट याद रखना है। यहां से बॉडी को मैंने ऊपर फेंका, दिस इज द बॉडी विच हैज बीन थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। आई होप सबको दिख रहा है कि आपने यहां से बॉडी को ऊपर फेंका विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि बॉडी किसी समय पे 15 मीटर की हाइट पे है। आपका क्वेश्चन ये है कि बॉडी किसी टाइम के बाद 15 मीटर के हाइट पे है, तो आपको बताना है आफ्टर व्हाट टाइम बॉडी विल बी एट अ हाइट ऑफ 15 मीटर। डिड यू अंडरस्टैंड? टाइम की वैल्यू बतानी है आफ्टर विच द बॉडी विल बी एट हाइट ऑफ 15 मीटर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको टाइम की वैल्यू बतानी है आफ्टर विच बॉडी विल बी एट अ हाइट ऑफ 15 मीटर। डिड यू अंडरस्टैंड? सर बात समझ में आ गई? आप लोग ट्राई करेंगे सर? कोशिश करेंगे, कोशिश। सर आपको टाइम की वैल्यू बतानी है आफ्टर विच बॉडी विल बी एट हाइट ऑफ 15 मीटर।
सर हो गया ये? सर आप लोगों को कुछ समझ में आया कैसे निकालेंगे? सर बॉडी इस 15 मीटर के हाइट पे कितने टाइम के बाद पहुंचेगी? पहली बात तो आप लोग मुझे ये बता दें कि आपको मेरी आवाज जा रही है, पहले ये बता दें। यस आ रही है। ठीक है। अच्छा बेटा, मैं आपसे कहूं कि ये 15 मीटर के हाइट पे बॉडी कितने टाइम के बाद पहुंचेगी, कैसे सोचोगे? भाई आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, आपको कहां पर हाइट मतलब कहां पर बॉडी को पहुंचाना है ये भी पता है। यू हैव टू थ्रो अ बॉडी टू अ हाइट ऑफ 15 मीटर। अच्छा एक बात याद रखो, आपसे सवाल ये पूछा गया कि 15 मीटर के हाइट पे ये कितने टाइम के बाद पहुंचेगी, बट रिमेंबर दिस इज नॉट द मैक्सिमम हाइट। भाई ये 15 मीटर इज नॉट द मैक्सिमम हाइट। मतलब देखो मैं एक बात बताऊं आपको, अगर मुझे इसमें कोई पूछ ले भाई मैक्सिमम हाइट कितना, ये तो मैं पूछ रहा हूं ना कि रास्ते में किसी एक पॉइंट पे कितने टाइम के बाद पहुंचेगी ये बताओ, बट रिमेंबर दिस इज नॉट द मैक्सिमम हाइट। ये बात याद रखिएगा। क्या मतलब सर, समझ ही नहीं आया? भाई इफ वी वांट टू फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट, हम लोगों को पता है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2as वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि एट मैक्सिमम हाइट द फाइनल वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू 0। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यू स्क्वायर की वैल्यू 20 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू 10 इंटू एच मैक्स कह लेता हूं। तो यहां से अगर देखोगे तो 400 इज इक्वल टू 20 एच मैक्स। तो एच मैक्स की वैल्यू अगर आप देखो तो एच मैक्स की वैल्यू 20 मीटर है सर। दिस इज नॉट द एच मैक्स, रिमेंबर। तो ये मत कह देना कि भाई यहाँ पर कहां पर कितने समय के बाद पहुंचेगा, तो ये मत यूज कर लेना कि टी इज इक्वल टू यू बाई जी। ये नहीं कर सकते, ये तब यूज कर सकते हैं जब हम मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे होते हैं। अरे तुम्हें नहीं आया? टी इज इक्वल टू यू बाई जी आप तब यूज करते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट द मैक्सिमम हाइट। अगेन आई विल रिपीट इट, फिर से मैं बोल रहा हूं कि टी इज इक्वल टू यू बाई जी आप तब यूज करते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट द मैक्सिमम हाइट। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ ना बोल दो। अब देखो सर, दिस 15 मीटर इज नॉट द मैक्सिमम हाइट, तो इसलिए आप ये टी इज इक्वल टू यू बाई जी यूज नहीं कर सकते। तो सर क्या यूज करें सर? तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज कर लें। भाई हाइट हमें गिवन है, तो हाइट गिवन है तो ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं क्या? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। आई हैव टू गो बाय द इक्वेशन, बिकॉज ये 15 मीटर जहां पर मुझे बॉडी को पहुंचाना है दैट इज नॉट द मैक्सिमम हाइट, तो आई हैव टू यूज दिस इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। हाइट हमें चाहिए 15, इनिशियल वेलोसिटी है 20 मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस ऑफ हाफ इंटू जी, एक्सेलरेशन मतलब जी, और जी मैंने बोला हमेशा नेगेटिव कंसीडर करिएगा, तो एक्सेलरेशन मतलब जी और जी कैसा आया? नेगेटिव, मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे अगर बेटे तो ये आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 20 टी माइनस ऑफ 5 टी स्क्वायर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो अगर आपको दिख रहा है, यहाँ लिख रहा हूँ। थोड़ा सा आप और सिंप्लीफाई करो तो इसको आप बेटे लिख सकते हो टी स्क्वायर माइनस ऑफ 4t plus of 15 is equal to 0. Did you understand what I have written and how did I write this? ये इक्वेशन मैंने कैसे लिखा, ये बात समझ में आई क्या? Yes, sir. तुबा आप भी बताएं बेटे। बेटे ये इक्वेशन कैसे लिखा मैंने? क्या हुआ? ओके, तुबा की तरफ से मेरे पास वो कोई साउंड नहीं आ रहा। मतलब ये मैंने 5 कॉमन ले लिया है, ये इसमें से 5 कॉमन लोगे और तो ये 5 कॉमन लोगे तो ये इधर 3 बच जाएगा, इधर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। भाई 15 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3। भाई सुबह मुझे आपका साउंड नहीं आ रहा तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि 15 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 3, और इन दोनों में 5 कॉमन ले लूँ तो इसको लिख सकता हूँ 40 माइनस ऑफ टी स्क्वायर। तो ये 5 और ये वाला 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 बचेगा सर, जो आपने देखा नहीं, जो आपने समझा नहीं। ठीक है, आप बताइए, आपको इक्वेशन क्लियर है?
नहीं सर, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, कहाँ से बेटे? इक्वेशन ही नहीं समझ में आई, ये इक्वेशन को ऐसे कैसे लिखा ये नहीं समझ आया? हाँ सर, इक्वेशन को ऐसे कैसे लिखा ये नहीं समझ में आया। वही बता रहा हूँ, फिर से सुनिएगा मेरे बेटा। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई, क्योंकि देखो आपको हाइट कहाँ पे पहुंचाना है बेटा? 15 मीटर पे पहुंचाना है। सवाल यही है कि आपको 15 मीटर पे पहुंचाना है। तो मैं इक्वेशन यूज कर रहा हूँ s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस तो सर। मुझे बॉडी को पहुंचाना है 15 मीटर पर। इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की 20 मीटर पर सेकेंड है, तो 20 टी प्लस ऑफ हाफ इनटू जी। जी की वैल्यू -10। ठीक है, जी की वैल्यू -10। व्हाई वुड इट बी -10? तो -10 इसलिए क्योंकि मैंने कहा कि जी हमेशा कैसा लेना है बेटा? नेगेटिव। वैसे तो जी नेगेटिव की वैल्यू 9 नेगेटिव लेना है। वैसे तो जी की वैल्यू 9.8 होती है, बट हम लोग आपस में 10 लेंगे। ठीक है, अच्छा खैर, तो यहां तक हम पहुंच गए। अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा और सिंपल बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? बस कुछ नहीं कर रहा हूं, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगा रहा हूं। बेटे 15 को हम 5 इंटू 3 लिख सकते हैं बेटा, बता। 15 यस सर। और ये जो दिख रहा है आपको राइट साइड पे आप देखो 20 और 5, इन दोनों में अगर हम 5 को कॉमन निकाल लें तो कितना हो जाएगा? ये 4t माइनस ऑफ टी स्क्वायर होगा। सोच के देख बेटा। यस सर। ठीक है, अच्छा ये राइट साइड पे जो 5 है और लेफ्ट साइड पे जो 5 है कैंसिल हो गया, यस। तो बचा क्या? 3 इज 3 इक्वल टू 4t इक्वल्स टू माइनस ऑफ टी स्क्वायर। 4t माइनस टी स्क्वायर। अब ये जो टी स्क्वायर माइनस 4t है ना, उसको मैं इधर ले जा रहा हूँ। इस पूरी इक्वेशन को, ये राइट साइड को मैं इधर ला रहा हूँ। तो जब ओके। आप साइड चेंज करोगे तो नेगेटिव साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस यस सर। साइन माइनस बन जाएगा। तो ये क्या हो माइनस जाएगा? बन टी जाएगा। स्क्वायर माइनस ऑफ 4t माइनस प्लस 4t ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये मैंने ओके सर। डायरेक्टली लिख दिया था। अब क्लियर हो गया होगा। तो ये मैं यस सर। डायरेक्टली लिख चुका था, तो ये मैं लिख देता हूँ फिर से। अब मैं डायरेक्टली ही लिखूंगा फिर से। तो देखो मेरा जो इक्वेशन बना वो बना टी स्क्वायर 2 माइनस ऑफ 4t माइनस प्लस ऑफ 3 4t इज इक्वल टू प्लस 0। 3 इक्वल्स टू 0। हाँ, बीच के स्टेप्स मैं आपको बता चुका हूँ। बीच के स्टेप मैंने नहीं दिखाया है, क्योंकि आपको दिमाग में ओके। रखना है। अब देखो, अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टाइम की ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहला पॉइंट तो ये है सर कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स होते हैं, मतलब टाइम की दो वैल्यू आएगी, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें उसमें टी की दो वैल्यूज आएंगी। अब ये टी की कैसे वैल्यू निकलेगी, तो पहले आप यहाँ तक नोट कर लो, फिर इसको मैं सॉल्व करके आपको टी की वैल्यू बताता हूँ, फिर उसका इंपॉर्टेंस बताता हूँ। तो पहले आप यहाँ तक नोट कर लो सर। सर यहाँ तक नोट कर लेना, तो मुझे बताना ताकि मैं आगे बता सकूं। सर नोट कर लिया आप लोगों ने? मैं आगे बात कर सकता हूँ? अनीश, यस सर, कर लिया। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। अगर आपने नोट कर लिया तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू निकालते हैं। अब मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू कैसे निकालते थे। तो देखो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स जो होता है वो होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट। मैं फॉर्मूला याद दिला रहा हूँ क्लास 10th वाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। एक तो ये रूट होता है, और बीटा दूसरा वाला जो रूट होता है वो होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये दो रूट्स होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से टाइम के जो इक्वेशन बनी है उसमें देखो, अब टाइम की इक्वेशन जो हमारी बनी है उसमें क्या क्या है। ये जो -4 है, दिस इज बी, दिस 3 विल बी कॉल्ड सी, एंड ए कुछ नहीं है यहाँ पर। तो ए की जो वैल्यू है यहाँ पर दैट इज 1। ए की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो 1 होगी। कितनी होगी? 1।
ए के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो ए के साथ अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ है इसका मतलब है कि ए की वैल्यू कितनी है बेटे, 1 है। क्लियर है? तो अब देखिए मेरी बात सुनिएगा, अब इसमें मैं इक्वेशंस में रखता हूं, तो अगर मैं पहले इक्वेशन में रखूं तो मैंने माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -4 प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, तो 4 इंटू ए कुछ भी नहीं है 1 है, मल्टीप्लाइड बाई सी। यहाँ पर देखिए सी दिख रहा होगा आपको, सी की वैल्यू कितनी है तो 3। यहाँ देखो कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं सर, सी की वैल्यू 3 है ना, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ये एक रूट आ गया। इसी तरह से बेटा इसका दूसरा रूट अगर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो t का दूसरा वैल्यू, इसको मैं t1 कह लेता हूँ, इसको t2 कह लेता हूँ। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ -4 माइनस ऑफ अंडर रूट -4 का स्क्वायर, हाँ ना बोलो सर, माइनस ऑफ 4 इंटू 1 इंटू 3 अगेन, डिवाइडेड बाई कितना, तो डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। सर इज इट क्लियर सर, इक्वेशन सर, यस सर। रूट्स? ठीक है, तो बेटे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, प्लस ऑफ, यहाँ अंदर सॉल्व करोगे तो 16 माइनस 12 विल बी रूट अंडर 4 डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व करोगे तो 4 का स्क्वायर रूट विल बिकम 2, तो 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ये एक टाइम की वैल्यू आएगी। और दूसरा यहाँ से अगर टाइम निकालोगे तो ये माइनस और माइनस विल बिकम 4 माइनस ऑफ, ये देखो ये फिर से वही है 16, ये अगर आप देखें ध्यान से तो ये फिर से वही वाली बात है 16 माइनस ऑफ 12, तो 16 माइनस ऑफ 12 फिर से 4, तो ये इसका मतलब अंडर रूट 4 डिवाइडेड बाई 2। इस बार आप लिखेंगे 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो दैट इज t इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 सेकेंड। देखो दोनों टाइम की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, एक 3 सेकेंड और एक 1 सेकेंड, क्या दोनों वैल्यू पॉजिटिव है? देखो टाइम की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ये दोनों वैल्यू देखोगे तो एक वैल्यू है 3 सेकेंड और एक वैल्यू है 1 सेकेंड, मतलब टाइम की जो दोनों वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब है कि द पार्टिकल विल बी एट अ हाइट ऑफ 15 मीटर ट्वाइस। फिर से मेरी बात सुनो, ये जो पार्टिकल है ये इस हाइट पर, ये जो पार्टिकल है ना वो इस हाइट पर 2 बार होगा। मेरी बात समझना तू जरा सा भाई, 2 बार सर पता नहीं क्या बक रहे हो सर, समझ ही नहीं आया भाई। मैंने आपसे बोला कि पार्टिकल इसी हाइट पर 2 बार पहुंचेगा, Yes, कैसे sir. सर? 1 कैसे second. पहुंचेगा सर? पहले 1 सेकेंड के बाद जाते हुए में, और यहीं से जब वो वापस लौटेगा तो फिर से इसी हाइट को क्रॉस करेगा या नहीं? अभी मैंने बताया था कि जैसा मोशन Yes. ऊपर जाते हुए में होगा वैसा ही मोशन नीचे आते हुए में That's होगा। why. मेरी बात समझ आई? Yeah. अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन वुड बी सेम। तो जैसा मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में वैसा ही मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना है। तो पहली बार 1 सेकंड पे पहुंचेगा तो लौटते में फिर से दोबारा उसी पॉइंट को क्रॉस कर रहा होगा आफ्टर 3 सेकंड्स। ठीक है, बट याद, अच्छा ये जो दोनों टाइम की हमने वैल्यूज लिए वो हमेशा याद रखना, यहाँ से मेजर होगी, यहीं से ये 1 सेकंड है और यहाँ से ये पूरा टाइम 3 सेकंड है। अब मुझे बताओ कि क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है? Yes, sir. आई हैव सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है, मैं आपको कह रहा हूँ ये नोट कर लीजिए। पहला स्लाइड आपने शायद नोट कर लिया होगा, मैं दूसरे स्लाइड पे आया हूँ, आप इसमें अगर कुछ नोट करना है तो नोट करिए, अदरवाइज हम आगे बात करते हैं। अनीस, यस सर। नोट कर लिया सर आपने? सर थोड़ा सा रह गया, नोट ही कर ठीक है, ठीक है, नोट करके बताइएगा सर। Yes, sir. हो गया. ठीक है, अब मेरी बात सुने बेटे, और भी एक दो क्वेश्चंस अभी बताता हूं मैं आपको। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा,
ये यहाँ से हमने किसी बॉडी को फेंका यहाँ से विथ सम वेलोसिटी v नॉट, यहाँ से हमने किसी बॉडी को फेंका विद अ वेलोसिटी ऑफ v नॉट। आपको बताना है कि इसकी हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे, दिस इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। अगर हमने किसी बॉडी को फेंका है v नॉट से, तो हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। इस मैक्सिमम हाइट के हाफ पे आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फाइंड करनी है। व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, कैसे करोगे सर, कुछ आइडिया? देखिए, हमें हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट पे बॉडी की वेलोसिटी फाइंड करनी है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेम्बर दैट कि देखो यहाँ पर आपको हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी पूछ तो रहा है, बट आपको ये मैक्सिमम हाइट की वैल्यू नहीं पता है। एक मिनट सर, एक मिनट म्यूट कर लो तू भाई। यस सर। आपसे कह रहा है कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी बताओ, बट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट ऑफ द पे वेलोसिटी बताने के लिए ये तो पता होना कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी है। ठीक है, आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट की वैल्यू पता नहीं है आपको, है ना। इस क्वेश्चन में आपको हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट की वैल्यू पता ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल फाइंड द हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। और हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पता करने के लिए आई विल फर्स्ट फाइंड द मैक्सिमम हाइट। ये मान लो ये एच मैक्स है, ये मैक्सिमम हाइट है मान लो। ठीक है, ये निकाल सकता हूं मैं कैसे, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। तो हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट कितना होगा, तो आपको मैंने डायरेक्ट भी बता रखा है, u²/2g भी लिख सकते हो। और अगर आपको याद नहीं रहे तो आप ये कह सकते हो कि भाई मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी शुड बिकम इक्वल टू 0। तो आई विल बी यूजिंग दिस इक्वेशन v² = u² प्लस ऑफ 2as। तो v की वैल्यू हो गई 0, u की वैल्यू हमारी यहाँ पर u जो हमें गिवन है दैट इज v नॉट का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस g लिख लो मल्टीप्लाइड बाई h। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। दिस इज द maximum height, this is the height to which this body will rise, है ना। बट हमें क्या चाहिए, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी। तो हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी होगी, हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट की वैल्यू का मतलब हो गया v नॉट स्क्वायर बाई 2g को हाफ कर दो, तो इसका मतलब हो गया ये v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4g। इस हाइट पे आपको वेलोसिटी चाहिए। तब देखो फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। हमें यहाँ का हाइट पता है कि दिस इज v नॉट स्क्वायर बाई 4g। यहाँ पर क्या इनिशियल वेलोसिटी पता है, यहाँ पर हमें वेलोसिटी निकालना है। क्लियर हो गई बात। कौन सी इक्वेशन लगाऊं फिर से बताओ, विच इक्वेशन शुड आई यूज, कौन सी इक्वेशन यूज करूं। ये बेटे यहाँ तक क्लियर हो अगर आपको, तो मुझे मेरी बात बताइए कि भाई हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी निकालने के लिए अब मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊं कि मुझे हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे मतलब यहाँ पर वेलोसिटी पता चल जाए। व्हाट विच इक्वेशन शुड आई यूज नाउ। नहीं आ रही बात। s is equal to ut plus half नहीं, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर कैसे लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम तो नहीं पता ना बेटा। डू यू नो द वैल्यू ऑफ टाइम, कि कितने टाइम के बाद यहाँ पर पहुंचेगा, क्या ये आपको मालूम है? नहीं मालूम है। आपको क्या क्या मालूम है, ध्यान से देखो ना। आपको बच्चे मालूम है हाइट, आपको मालूम है इनिशियल वेलोसिटी, आपको निकालना है फाइनल वेलोसिटी। आप यही इक्वेशन फिर से लगाएंगे, v² = u² प्लस 2s वाला। समझ रहे हैं आप? आप फिर से यही इक्वेशन लगाएंगे। देखिए सर कैसे लगाएंगे, मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ। ठीक है, ये देखो फिर से अगर आप यही इक्वेशन लगाएंगे v² = u² प्लस 2s वाला,
तो अब v चाहिए मुझे, u स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, v नॉट का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू जी निगेटिव आएगा। हाइट कितना लेना है, v नॉट स्क्वायर, हाइट की वैल्यू क्या आएगी, v नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4g। हाइट की वैल्यू क्या आएगी, v नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4g। आप शायद मेरी बात समझ रहे होंगे, डिवाइडेड बाई 4g। ठीक है, तो बेटे यहां से हम g और g को कैंसिल कर सकते हैं, ये वाला g कैंसिल, ये 2 टू द 4 हो गया। अरे कुछ तो बोलो। तो इस v स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v नॉट का स्क्वायर माइनस ऑफ v नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ v नॉट स्क्वायर बाई 2। यहाँ तक समझ में आ गया बेटे, हाँ ना बोल। यस सर। ठीक है, तो फाइनली v की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, v लिखने के लिए आपको रूट ले लेना है, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू वी नॉट बाई रूट 2। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी v इज इक्वल टू वी नॉट बाई रूट 2। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सर हजम हुआ है, कोई इशू है तो प्लीज पूछो। नो, थोड़ा ओके, क्लियर। हाँ बोलो बोलो बोलो। नहीं क्लियर है, अभी मैं और सवाल पे आऊंगा, अगर ये क्लियर है तो फिर मुझे दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको इरेज कर दूं अगर आपने नोट कर लिया हो तो। नोट कर लिया हो तो मैं इसको इरेज कर दूं। यस सर, नोट कर लिया। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, एक और क्वेश्चन जो आप ट्राई करेंगे। अब देखो आप ट्राई कर पा रहे हो या नहीं। अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे पूछता हूँ कि यहाँ से किसी बॉडी को आपने फेंका है, यू थ्रो दिस बॉडी अपवर्ड। आपने किसी बॉडी को अपवर्ड फेंका, ऊपर की दिशा में फेंका, मतलब ऊपर की तरफ फेंका, और ये बॉडी मैक्सिमम हाइट, ये जो मैक्सिमम हाइट है इसकी मैक्सिमम हाइट जहां तक ये बॉडी पहुंची, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, मैक्सिमम हाइट इज h। आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि बॉडी रीचेस टू द मैक्सिमम हाइट h। आपको क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एट what height the velocity of the body will become half of the initial velocity। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ये देखो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आपको गिवन है h। आपको ये बताना है कि एट व्हाट हाइट फाइनल वेलोसिटी, या फाइनल लिख दूंगा तो हो सकता है फिर कंफ्यूज हो जाओ, तो इसलिए ऐसा मान लो, एट व्हाट हाइट वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। क्या मतलब है सर, देखो यहाँ पर आपको मैक्सिमम हाइट गिवन है, बट कितनी वेलोसिटी से फेंका ये नहीं पता, और निकालना क्या है कि भाई किस हाइट पे ये वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। मतलब फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपसे कहूं ये वेलोसिटी u है, तो आपको ये बताना है कि कितने हाइट पर एट व्हाट हाइट this velocity will become u by 2। did you understand what I am asking is clear to you or not? आप दोनों को मेरा सवाल समझ में आ गया है? आप दोनों को मेरा क्वेश्चन क्लियर है कि मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ? मैं क्वेश्चन ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो कि अगर मैंने बॉडी को u वेलोसिटी से फेंका है, मतलब मान लो कि मैंने बॉडी को 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका है, तो क्वेश्चन आपका यह है कि कितने हाइट पर इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। बात समझ में आई? बट यस, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन नहीं है, आपको हाइट गिवन है। क्या मेरी बात हजम हुई है बेटा, हाँ ना बोल। सर यहां तक क्लियर है बेटे, आगे बताऊं? सर यहां तक क्लियर है, आगे बताऊं? क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों नहीं को? सर, मेरे
नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं आया। क्वेश्चन समझ नहीं आया तो पूछा क्यों नहीं? चलिए फिर से मेरी बात सुनिए। मैं सर- आपसे छोटी मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि बॉडी को आपने यहां से 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है, मान लो, तो बेटा जब बॉडी ऊपर जाती है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है ना बेटे? बेटे बताइए, अगर आपने बॉडी को ऊपर फेंका तो बॉडी ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सर डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज होगी तो एक बात बताओ कि डिक्रीज होते होते क्या ऐसा भी कोई पॉइंट हो सकता है जहां पर वेलोसिटी बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी? भाई डिक्रीज हो रही है ना, जहाँ तो पर सर हाफ, जहां मतलब कोई भी हाइट ऐसा हो सकता है जहां पर वेलोसिटी कम होते होते हाफ हो जाए। मतलब अगर फेंका आपने 10 मीटर पर सेकंड से है और आप ये कह रहे हो कि वेलोसिटी यस डिक्रीज सर। होगी, तो कहीं पर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड भी तो हो सकती है ना बेटा? ऐसा मान लो, ऐसा हो सकता है या नहीं, क्योंकि डिक्रीज हो हाँ, रही है। हो सकती है। तो आपसे सवाल क्वेश्चन यही है कि भाई हो कितने सकता हाइट है। पे, वेरी गुड, तो आपको क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि कितने हाइट पे ऐसा होगा। समझे आप? ओ, नहीं समझ समझिए अभी भी? यस सर, आपसे सिर्फ समझ ये गए। पूछा, ओके, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो हाइट बताओ जहां पर वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। बस क्वेश्चन में हाफ हो ट्विस्ट, जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि आपको यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू गिवन नहीं है। बस अब ट्विस्ट समझो। ओ, क्वेश्चन समझ में आ गया तो ट्विस्ट समझो। समझ। ट्विस्ट बस इतना किया उसने कि आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया नहीं उसने कि कितना है, आपको इंस्टेड ऑफ गिविंग हाँ, इनिशियल वेलोसिटी उसने हाइट बता दिया कि हाइट, मैक्सिमम हाइट इज h। हम्म, मतलब आपको वो एक और मेहनत करवाना चाहता है। वो मेहनत क्या करवाना चाहता है? वो आपको चाहता है कि इनिशियल वेलोसिटी आप किसके टर्म्स में निकालो? h के टर्म्स में। देखो मेरी बात समझो, एस के टर्म्स में। तो पहले तो हम इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे। देखो मुझे मालूम है फॉर फॉर यहां से इस पॉइंट को मान लो a और ये मैक्सिमम हाइट को मान लो b, फ्रॉम a टू b। मेरी बात ध्यान से सुनना और नहीं समझ में आए तो पूछना प्लीज। a से b पे जाने में फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर जो मुझे निकालना है, उसके बाद इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ 2gh। इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारी u स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2gh। लिख सकता हूं या नहीं? यस सर। अब मेरी बात समझिएगा, ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसका मतलब u की वैल्यू कितनी, ये इनिशियल वेलोसिटी है और इनिशियल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं फर्दर अंडर रूट 2gh चाहो तो। ठीक है, यहां तक तो कोई इशू नहीं है अनीस? नो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब मुझे ये पता चल गया कि u की वैल्यू अंडर रूट 2gh है। अब मुझे करना क्या है? मुझे वो हाइट बताना है जहां पर u की वैल्यू u/2 हो जाए, मतलब हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी हो जाए। इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे देता हूं c। तो बेटे फ्रॉम a टू c चलते हैं, फ्रॉम a टू c। ध्यान से देखो, मुझे बताना फाइनल वेलोसिटी मुझे कितना चाहिए? मैक्सिमम हाफ, हाफ सर, हाफ हाफ चाहिए, फिनिश। इनिशियल का हाफ यस। चाहिए, है ना? यस सर, मतलब अगर इनिशियल का हाफ चाहिए। इनिशियल का हाफ चाहिए, मतलब अगर इनिशियल u/2 है तो मुझे फाइनल चाहिए u/2 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच। ये एच हमें निकालना है तो इसको एच डैश कह लेते हैं। देखो इक्वेशन क्लियर हुआ हो तो बताओ। सर रिपीट कीजिएगा प्लीज। फिर से मैं बताता हूँ बेटे, मुझे ये चाहिए ना, हाइट चाहिए, ये वाली हाइट। यस सर। कब? और ये हाइट कहाँ पर की हाइट है ये? तो ये वहां की हाइट है जहां पर वेलोसिटी हाफ हो जाएगा इनिशियल का। हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो मैं फिर से इक्वेशन लगा रहा हूँ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2s वाला। ओके। तो मुझे फाइनल वेलोसिटी चाहिए u/2, इनिशियल वेलोसिटी है u, ठीक है, और हाइट की वैल्यू हमें चाहिए। तो मैंने इक्वेशन लगाया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो v की जगह मैंने लिख दिया u/2। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u है। g हमने बोला है कि हमेशा नेगेटिव लेना है, तो माइनस ऑफ 2g मल्टीप्लाइड बाय h डैश। टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? यस, आई अंडरस्टैंड। ओके, तो नाउ वी आर सपोज टू सॉल्व इट। तो मैं दूसरे पेज पे सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यू स्क्वायर बाई 4 इज बाय इक्वल टू 4 यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh। ठीक है, यस इसको सर। इधर ले आओ बेटे, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो यू स्क्वायर बाई 4 माइनस ऑफ यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2gh।
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ऑफ 3u²/4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2gh। माइनस साइन विल कैंसिल आउट, h की वैल्यू चाहिए थी हमें, तो h की वैल्यू हो जाएगी 3/4 u² डिवाइडेड बाई gh, और u आपने निकाला हुआ है छोटी। और अनीश तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, u की वैल्यू हमने निकाला हुआ है ना, u निकाला हुआ है, तो u की वैल्यू यहाँ रख दो। तो अगर आप ऐसा कर दोगे तो h डैश की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, h डैश की जो आपकी वैल्यू आएगी दैट विल बी 3/4 u² आपने निकाला था 2gh 2g डिवाइडेड बाई कितना, तो डिवाइडेड बाई u² निकाला हुआ है ना, 2gh निकाला हुआ है, gh निकाला हुआ है, देखो 2gh निकाला हुआ है डिवाइडेड बाई gh, तो ये कैंसिल हो गया। तो h डैश की वैल्यू कितनी आई, 3/2। 3/2। इज इट क्लियर? यस, इज इट क्लियर? देख लेना मैंने कुछ गलती ना किया हो कहीं भी, सब कुछ सही सही करा हो। सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान दे लो, सब सही करा है मैंने या नहीं। नहीं, सिंप्लीफिकेशन में मुझसे एक गलती हुई है। दिस विल नॉट बी 2h, दिस विल बी ये 2 भी तो नीचे आएगा ना, ये मैंने ये 3h²/4 ये मल्टीप्लाई नहीं किया, ये 8 होगा बेसिकली, ये 8 होगा, तो ये 4 हो यस जाएगा। आपने हाँ, वो 2 मल्टीप्लाई करना मैंने मिस कर दिया था, तो ये 3/4 होगा। देखो अब ठीक है, वही तो मैं सोच अब क्लियर है सब, सारी हाँ कहानी क्लियर है अब। यस अनीश, अनीश भाई क्लियर है ये चीजें? क्लियर है तो मैं इरेज करूं इसको, आगे बात करूं? अनीश, इसको यस सर, इरेज कर क्लियर दूं, है मिटा सर। दूं? यस सर, यस सर। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब मैं एक क्वेश्चन पे आऊंगा, बट उससे पहले एक छोटी सी बात पे डिस्कशन करूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब एक क्वेश्चन पे फिर से आ रहा हूँ, बट उससे पहले मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। और ये जो मैं सिखा रहा हूँ आपको, इससे रिलेट करके एक बार क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। वो क्वेश्चन क्या था वो मैं बताऊंगा, बट पहले तो आप कॉन्सेप्ट समझें। अब ध्यान से बात समझें। मैं फिर से म्यूट कर रहा हूँ, बेटे एक बात समझ लो। इन केस इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, आपको पूरी छूट है कि आप अपना डाउट क्लियर करेंगे, मतलब आप उसी समय पे मुझसे पूछेंगे कि भाई ये कैसे हुआ, है ना। ये वेट मत किया करो या हेजिटेट मत किया करो कि मैं बोलूंगा तभी तुम कहोगे कि भाई नहीं समझ आया या ये दिक्कत है। आप खुद से पूछो, ठीक है। टू बी वेरी बिकम फ्रैंक इन दीज केसेस, कि अगर इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क एट द सेम मोमेंट, ठीक है। मतलब ये वेट मत किया करो, अरे यार डाउट है तो है। बेटा कहीं भी पढ़ोगे ना, कहीं भी, तो आपको चीजें ऐसा नहीं है कि सारी चीजें समझ आ ही जाएंगी। भाई ये सब अब कहानी बनाई हुई है आपने कि भाई उस पर्टिकुलर टीचर से हम पढ़ेंगे ना तो वो बहुत फेमस टीचर है। जरूरी नहीं कि जो फेमस टीचर है उससे आपको हर बात समझ आ रही है, आपको वहां पर भी इशू हो सकता है। बट द पॉइंट इज कि आप चाहे किसी से भी पढ़ें, आपको जो चीज नहीं समझ में आए वो आप उससे पूछेंगे। आप ये नहीं वेट करेंगे अच्छा इससे नहीं समझ में आया आज, ओके, जो ओखला में जनरली होता है, या मतलब अपने मार्केट का रूल है कि अच्छा इससे आज नहीं समझ में आया तो ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरे को ट्राई करो। फिर दूसरे से भी कोई पॉइंट ऐसा है जो नहीं समझ में आया, ठीक है, तीसरे को ट्राई करो। मतलब यू विल कीप ऑन ट्राइंग टीचर्स टू टीचर। आपको क्या लगता है आकाश में जो जाता है उसको सब समझ में आ जाता है और सारे बच्चे मेडिकल निकाल लेते हैं? एलन में जो जाता है सारे बच्चे इसको सब कुछ समझ में आ जाता है और एलन जाके वो मेडिकल निकाल लेते हैं? ऐसा नहीं होता सर, ठीक है। तो इसलिए जो चीजें नहीं समझ में आए यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, आपको खुद ही पूछ लेना है, ठीक है। हाँ, अगर आपको कोचिंग टू कोचिंग घूमना है तो फिर एक अलग बात है कि फिर आप घूमते रहिए, फिर आप एक एक्सक्यूज बनाते रहिए और घूमते रहिए कि भाई आज यहाँ नहीं समझ आया, चलो कल दूसरे में चलते हैं, फिर तीसरे में चलते हैं, करते रहिए, फिर वो पूरे साल करते रहिए, ठीक है। और अगर हाँ, अगर आपको ये है कि आपको भरोसा हो रहा है कि भाई ठीक है ये बात समझ नहीं आई तो पूछ लेना चाहिए, तो पूछ लिया कीजिए और फिर आगे बढ़ा कीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। ये कॉन्सेप्ट मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेट करके आपका क्वेश्चन बनेगा, और कैसा कैसा क्वेश्चन बनेगा और कौन सा क्वेश्चन जेई
नीट ने पूछा था उस पे आऊंगा। तो आप इस बात को समझिए कि मान लो एक टैप है सर, और टैप ये लीक कर रहा है, और ये बड़ा रियल सा एग्जांपल है। आप सबको मालूम है कि भाई अगर कोई टैप है तो टैप लीक भी कर सकता है, और अगर टैप लीक कर गया तो आपको पॉइंट क्लियर है कि भाई इससे पानी के ड्रॉप्स निकल रहे होंगे, ड्रॉपलेट्स, है ना, वाटर ड्रॉप्स। और अगर आपने कभी देखा है लीक टैप को, अगर आपने कभी ध्यान से देखा है ना, तो इसमें से जो पानी की बूंदें निकलती हैं वो रेगुलर इंटरवल पे, मतलब पीरियोडिकली, ऐसा लगता है कि मतलब एकदम एक दूसरे के साथ एक दूसरे का एक टाइम रिलेशन मेंटेन्ड है। समझ रहे हो? पहली एक बूंद टपकी, उसके मान लो 1 सेकंड के बाद फिर दूसरी बूंद टपकी, फिर उसके 1 सेकंड के बाद फिर थर्ड बूंद टपकी, तो एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है? तो एक बूंद के बाद दूसरा बूंद, फिर दूसरा बूंद के बाद तीसरा बूंद, ये सारे बूंद जो है ना, ड्रॉप्स, ये इक्वल टाइम्स के बाद निकल रहे होंगे टैप में से। तो यही आपको मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि मान लो ये पहला ड्रॉप रहा होगा, फर्स्ट ड्रॉप, ठीक है, ये सेकंड ड्रॉप, तो ये थर्ड ड्रॉप, क्योंकि सबसे आगे कौन निकलेगा? फर्स्ट ड्रॉप सबसे नीचे होगा, उससे ऊपर सेकंड वाला होगा, उससे ऊपर थर्ड वाला होगा, उससे ऊपर फोर्थ वाला होगा, उससे ऊपर फिफ्थ वाला होगा, उससे ऊपर सिक्स्थ वाला होगा। मानते हो या नहीं मानते हो? अरे हाँ ना बोल दो दोस्त। Yes, sir. ठीक है, और आप ऐसा मान लीजिए कि हर दो ड्रॉप के बीच में टाइम डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive drop coming out of tap is t। मतलब किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव ड्रॉप के बीच का टाइम डिफरेंस कितना है? t। मतलब क्या मतलब सर? जैसे आप ऐसा कह लो कि ये फर्स्ट ड्रॉप निकला तो इसके टी टाइम के बाद सेकंड ड्रॉप निकलेगा, फिर सेकंड ड्रॉप के टी टाइम के बाद थर्ड ड्रॉप निकलेगा, थर्ड के टी टाइम के बाद फोर्थ ड्रॉप निकलेगा, एंड सो ऑन। ये फिफ्थ ड्रॉप निकलेगा, ये सिक्स्थ ड्रॉप निकलेगा। हर दो ड्रॉप के बीच, कॉन्जिक्यूटिव के बीच, पहले और दूसरा। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब आप समझते होंगे, एक के बाद दूसरा। तो पहला निकला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, एंड सो ऑन। तो पहले और दूसरे के बीच में टी टाइम का डिफरेंस, दूसरे तीसरे के बीच में टी टाइम का डिफरेंस, तीसरे चौथे के बीच में टी टाइम का डिफरेंस, एंड सो ऑन। तो हर दो ड्रॉप के बीच का टाइम डिफरेंस टी है, बट कॉन्जिक्यूटिव ड्रॉप होने चाहिए। कैसे ड्रॉप होने चाहिए? कॉन्जिक्यूटिव। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है मैं आपको बताता हूं। इसमें जो जनरल आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे ये बोला जाएगा, बताओ सेकंड ड्रॉप की पोजीशन क्या होगी। वन ऑफ द क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, बताओ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेकंड ड्रॉप फ्रॉम द टैप व्हेन द सिक्स्थ ड्रॉप इज अबाउट टू लीक। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? भाई दोनों बताना। फिर से Yes, मैं sir. रिपीट कर रहा हूं सर, आपसे अगर ऐसे बोल दे कि फाइंड द पोजीशन ऑफ सेकंड ड्रॉप व्हेन द सिक्स्थ ड्रॉप इज अबाउट टू लीक, मतलब दूसरे ड्रॉप की पोजीशन क्या होगी जब आपका सिक्स्थ ड्रॉप लीक होने वाला है, व्हेन द सिक्स्थ ड्रॉप इज कमिंग आउट या अबाउट टू कम। डिड यू अंडरस्टैंड? टेल मी तुबा, यस सर। Yes, sir. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट डिड आई से? जो क्या? भी मैंने बका, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है कि सर एक बात बताओ, है ना, कि सिक्स्थ ड्रॉप निकलने वाला है, तो आपसे अगर मान लो कि मैंने सेकंड ड्रॉप की पोजीशन पूछा, तो भाई एक बात याद रखिएगा कि फॉर एनी ड्रॉप, सबसे पहली बात तो मैं ये कह दूं कि फॉर एनी ड्रॉप, सबसे पहली बात याद रखिएगा कि इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो। क्यों? अगर हम टैप के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो कोई भी ड्रॉप जो टैप से निकलेगा, तो आपने देखा होगा कि जो बूंद टपकेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी ना, कोई उसको फेंक तो नहीं रहा होगा नीचे, वो खुद से नीचे गिरेगी। तो अगर कोई चीज को यहां पर से हम छोड़ दें, रिलीज कर दें, है ना, रिलीज कर दें, छोड़ दें ऊपर से, तो इसका मतलब होगा कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी ना। इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो कब होगी? जब ऊपर से हम झटके से नीचे फेंकें। समझ आ रही होगी बात शायद आपको। तो हर Yes, ड्रॉप sir. की जो इनिशियल वेलोसिटी है बेटे वो जीरो है। तो अगर हर ड्रॉप की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो किसी भी ड्रॉप का, याद रखिएगा, किसी भी ड्रॉप का डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ड्रॉप विल बी इक्वल टू, कौन है जो गाने सुन रहे हैं भाई इतनी सुबह सुबह, विल बी इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। किसी भी ड्रॉप की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगा? हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर। टी का मतलब टाइम। कौन सा टाइम? ये टी मत समझ लेना, टी का मतलब टोटल टाइम, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। मैंने कौन सी इक्वेशन यूज करा है सर? मैंने इक्वेशन यूज करा है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल दो सर एक बार।
बट इनिशियल वेलोसिटी सारे ड्रॉप की 0 है, तो मैं ऐसे लिखूंगा। यहां तक बात समझ में आई है, तो मैं आगे लिखता Yes, हूं। sir. अब जैसे मैं मान लो कि फर्स्ट ड्रॉप के डिस्प्लेसमेंट बोले कोई, फर्स्ट ड्रॉप, तो देख लो कितनी देर तक ये चला है। तो ये टी, ये टी, 2t हो गया, 3t, 4t, 5t, कितने टाइम तक चला? तो हाफ इंटू जी इंटू 5t का स्क्वायर। यार Yes, sir. सिमिलरली अगर मैं इस ड्रॉप की बात करूं, सेकंड ड्रॉप, तूबा यस सर। सेकंड ड्रॉप कितने देर तक चला है? सर 40 स्क्वायर। 4t स्क्वायर, सिंपल सी बात, कोई रॉकेट साइंस नहीं, हाफ जी इंटू 4t स्क्वायर। तो किसी भी ड्रॉप की पोजीशन बतानी हो तो क्या हम निकाल सकते हैं? हाँ ठीक Yes, है। sir. अब इसी में मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, ऐसे पूछ ले क्वेश्चन कि बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड ड्रॉप एंड फोर्थ ड्रॉप व्हेन सिक्स्थ ड्रॉप इज अबाउट टू कम आउट। मतलब अगर इसी में आपसे पूछ ले कि भाई ये सेकंड ड्रॉप जो है जहां पहुंचा है और फोर्थ ड्रॉप जहां पर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, तब जब सिक्स्थ ड्रॉप निकलने वाला है। तो कोई रॉकेट साइंस है क्या भाई? आप ये पता कर लो कि फोर्थ ड्रॉप कितना चला, कितना चला? दिस विल बी x4। और इसी तरह से आप ये पता कर लो कि सेकंड ड्रॉप कितना चला, तो दिस विल बी x2। और इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये x4 माइनस ऑफ x2 निकल आएगा या नहीं निकल आएगा? हाँ कोई रॉकेट Yes, साइंस नहीं है सर। अब ऐसा क्वेश्चन नीट पूछता है, अब पूछा है नीट ने, ठीक है। याद रखने वाली क्या बात है? बस इतनी सी बात याद रखनी है कि किसी भी ड्रॉप का इनिशियल वेलोसिटी हम कितना मानेंगे, तो दैट वी विल कंसीडर इट टू बी 0, ठीक है। और कोई भी ड्रॉप कितने टाइम तक चला है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे बाय यूजिंग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। अब इसमें चाहे कुछ भी कैसे भी पूछ लो, हम कर सकते हैं। तो सर कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे या कैसे क्वेश्चन पॉसिबली इस पे बनेंगे, ये मैं कल सिखाऊंगा। आज इतना ही, ठीक है, आज इतना नोट कर लीजिए आप। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर रेस्ट वी विल डिस्कस टुमारो। ठीक है सर, अगर आप नोट कर लीजिएगा तो बता दीजिएगा, सो दैट आई विल डिस्कनेक्ट। यस सर, हो गया। ठीक है बेटे, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल बात करेंगे इसी समय पे, है ना, ओके सेम टाइम yes, sir. पे। ओके, लीविंग, बाय बाय। बाय।